द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की सहायता चाहते थे, भारत के नेताओं का समर्थन उसके लिए चाहते थे। कांग्रेस भी द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का समर्थन देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की एक शर्त थी। वो ये चाहती थी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं चर्चिल, स्वराज देने संबंधी अटलांटिक चार्टर की घोषणा जो है वह भारत के लिए भी लागू करें, और चर्चिल इस तरह की किसी भी घोषणा से इनकार कर रहे थे। यही कारण था कि दोनों पक्षों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उससे संबंधित घटनाओं के अंतर्गत भारत का विभाजन और उससे आगे की प्रक्रिया, देश की आज़ादी तक, देश की आज़ादी के बाद क्या हुआ, रियासतों का विलीनीकरण कैसा हुआ, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। युद्ध के जो मोर्चे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, वहाँ पर अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति मजबूत हो रही थी। ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वे चाहते थे कि भारतीय उन्हें सहयोग करें, और इन्हीं स्थितियों में विंस्टन चर्चिल ने, इन्हीं स्थितियों मतलब युद्ध की परिस्थितियों में विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा और युद्ध के मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब होने के कारण तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और प्रमुख राजनीतिक दलों से अपना विचार विमर्श आरंभ किया। भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स अपने साथ कुछ प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव में दो भाग थे। पहला, युद्ध के समय लागू होने वाले प्री वार या ड्यूरिंग द वॉर स्ट्रेटेजी और प्रपोजल, और दूसरा था पोस्ट वार प्रपोजल यानी युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव। क्रिप्स के प्रस्ताव पर कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि इसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, जबकि कांग्रेस का कहना था कि हमको पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। लीग इसलिए संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। कांग्रेसी एवं लीग के अतिरिक्त सिखों, हिंदू महासभा, दलितों एवं अन्य ने भी प्रस्ताव के लिए नो कह दिया, असहमति उसके लिए जता दी। लॉर्ड बॉवेल अक्टूबर में 1943 को गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। भारत आने के बाद बॉवेल जो है वो वैधानिक गतिरोध को हल करना चाहता था। उसने जो योजना प्रस्तुत की उससे यह स्पष्ट आभास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके स्वशासन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहती है, और इसी चीज़ को लेकर के बॉवेल ने कहा कि मैं एक ऐसी योजना लेकर आया हूँ, चलिए हम शिमला में उस चीज़ पर मिल बैठकर उस योजना पर बातचीत करेंगे। बॉवेल ने एक योजना जो लेकर आया था उसके लिए शिमला में बैठने की योजना बना ली। भारत के सभी दलों के प्रतिनिधि शिमला पहुंच चुके थे। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। यह तय हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होगा वह मिला जुला होगा, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें कुल 14 मंत्री होंगे। इन 14 मंत्रियों में 5 मंत्री कांग्रेस से, 5 मंत्री मुस्लिम लीग से और 4 मंत्री वायसराय के द्वारा नियुक्त किए जाना थे। वायसराय ने भी कह दिया, कांग्रेस से भी कह दिया कि 8 से 12 नाम आप दे दीजिए जिनको मंत्री बनाना है। मुस्लिम लीग को भी बोल दिया कि 8 से 12 नाम आप दे दीजिए कि आप किनको मंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने वायसराय को जो सूची सौंपी उसमें 2 मुस्लिम नाम थे जिनको मंत्री बनाया जाना था। बस मुस्लिम लीग का यहीं पर माथा ठनक गया। मुस्लिम लीग की आपत्ति ये थी कि जो मुस्लिम मंत्री बनेंगे वो मुस्लिम लीग के कोटे से ही बनेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए नाम से ही बनेंगे। इसका कारण यह था कि जिन्ना ये चाहते थे कि वे मुस्लिम लीग को ही भारतीय मुसलमानों का मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत कर सकें और कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी संस्था के रूप में प्रचारित कर सकें। मुस्लिम लीग की इसी हठधर्मिता के आगे शिमला का सम्मेलन फेल हो गया, असफल हो गया। अंग्रेजों को मौका मिल गया। चलिए समझते हैं। लीग के असहयोग के कारण शिमला का सम्मेलन तो असफल हो गया। जिन्ना के हट और दुराग्रह के समक्ष बॉवेल ने हथियार डाल दिए। इस प्रकार भारत के भाग्य का निर्णय करने के संबंध में बॉवेल को वीटो अधिकार सरकार ने दे दिया और ये कहा कि किसी भी तरह से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करें।
शिमला सम्मेलन के फेल हो जाने के बाद ब्रिटिश कर्ता धर्ताओं ने वायसराय लॉर्ड बावेल को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया कि अब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलितों को आपस में जितना लड़ा भिड़ा सकते हो उनको लड़ाइए, भिड़ाइए। इधर शिमला सम्मेलन असफल हो गया था और उधर इंग्लैंड में चर्चिल की सरकार बदल गई थी। नई सरकार आई, वो मजदूर दल की थी। मजदूर दल की सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति, यहाँ के आंदोलनों की स्थिति का जायजा लिया, उनको समझा और समझने के बाद एक शिष्टमंडल भारत भेजा। यह शिष्टमंडल जब भारत आया, उसने भारत की स्थितियों का जायजा लिया, उनका अध्ययन किया और एक रिपोर्ट बनाई कि भारत को तत्काल आज़ादी देते हुए सत्ता का स्थानांतरण करने की सख्त आवश्यकता है। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को, अपने कैबिनेट के सदस्यों को भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत के भावी स्वरूप को निर्धारित करने के लिए एक योजना बनाई। वह योजना प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। योजना के 2 पार्ट थे। पहला था अंतरिम सरकार की स्थापना, जिसे हम तात्कालिक योजना के नाम से जानते हैं, और दूसरा था दीर्घकालिक योजना, मतलब संविधान के निर्माण की योजना। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने अपनी योजना को बताया कि अभी तात्कालिक योजना ये है कि एक अंतरिम सरकार आप लोग, भारतीय लोग मिलकर बना लो, और दीर्घकालिक योजना ये है कि सरकार बनने के बाद आपका देश कैसा चलेगा उसके लिए एक संविधान आप लोग तैयार कर लें, उस संविधान के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दें। 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग देने के लिए अनुरोध किया। इसी बीच लीग ने कहा कि पाकिस्तान हमें दिया जाए और 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा पाकिस्तान से कम तो हम कुछ लेंगे ही नहीं, अन्यथा डायरेक्ट एक्शन होगा। और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का निश्चय ले लिया। लीग और जिन्ना की हठधर्मिता के कारण देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ले ली। सरकार सुचारू रूप से अपना काम करने लगी और सरकार को सुचारू रूप से काम करता देख मुस्लिम लीग के पेट में दर्द होने लगा। मुस्लिम लीग, जो शुरू में अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए मना कर रही थी, अब वह सरकार के कामकाज में व्यवधान डालने के लिए शामिल होने के लिए तैयार हो गई। और जब मुस्लिम लीग के मंत्री अंतरिम सरकार में शामिल हुए तो वहाँ का माहौल खराब होने लगा, स्थितियाँ बिगड़ने लगीं। लीग की दबाव नीति के कारण माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा होने लगा। इधर अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मंत्रियों के बीच में खींचातान जारी रही। अंतरिम सरकार में स्थितियां बड़ी तनावपूर्ण रहीं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा कर दी कि अब हम बहुत जल्दी भारत को छोड़ देंगे। इसी घोषणा के साथ ब्रिटेन की संसद ने नए वायसराय को भारत भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन, जो एक योजना लेकर आए जिसे हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड बावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और नया गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भारत भेजा था, जिससे वह कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को सत्ता सौंप सकें। मतलब ब्रिटेन की संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को साफ संदेश दे दिया था कि अब आपको भारत को आज़ाद करा करके वहां पर उनके लोगों को सत्ता सौंप कर ही वापस आना है। कांग्रेस के नेता विभाजन के पक्ष में नहीं थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं थी। अंततः सांप्रदायिक पागलपन के ज्वार के सामने विवश होकर कांग्रेस को भी भारत विभाजन की सहमति देनी पड़ी। अंतरिम सरकार की अपंगता, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, देश में बढ़ते सांप्रदायिक दंगों का ज्वार, कांग्रेसियों की विवशता और अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम के बीच में भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज़ादी का मार्ग तो प्रशस्त हुआ, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये हुए कि भारत अब 2 टुकड़ों में विभाजित देश हो चुका था। देश की आज़ादी तो मिली, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पूरी कुटिलता का उपयोग करते हुए हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन कर दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान बना, एक हिस्सा हिंदुस्तान बना। चलिए हम देखते हैं।
माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की उसके अनुसार भारत को 2 भागों में विभाजित करना था, एक भाग भारत और दूसरा पाकिस्तान, और सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को करने का प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब, बंगाल, सिंध, आसाम और बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई और माउंटबेटन की इस योजना को कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी कि ये जो पंजाब है और ये बंगाल, ये आसाम और ये सिंध, ये बलूचिस्तान और ये सिंध के संदर्भ में स्पष्ट नीति जारी कर दी गई। उनकी नीति को कांग्रेस ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी। मुस्लिम लीग जो है वह पूरा बंगाल, आसाम, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु माउंटबेटन के दबाव के आगे उन्हें योजना को स्वीकार करना पड़ा। अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को किया। माउंटबेटन की योजना अनुसार अंग्रेज सरकार ने हस्तांतरण की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को कांग्रेस और लीग के अनुमोदन के लिए भेजा गया और अनुमोदन प्राप्त होने के बाद विधेयक को ब्रिटिश संसद के पास भेजा गया। ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया और 18 जुलाई 1947 को इसने अधिनियम का रूप ले लिया और यह अधिनियम कहलाया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में 20 धाराएं थीं और 2 परिशिष्ट थे। प्रमुख प्रावधान इस तरह के थे कि भारत को 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में बांटा जाना है। अंग्रेज जो गवर्नर जनरल है वह 15 अगस्त 1947 को भारत का दायित्व भारतीय नेताओं को सौंप देगा। दूसरा बिंदु था कि अधिनियम के अनुसार राज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होगी। तीसरा बिंदु था दोनों अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित की गईं। इसके अलावा जनमत संग्रह के आधार पर बंगाल, पंजाब और असम के विभाजन की बात की गई तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के बारे में बात की गई। चौथा बिंदु, दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। जब तक दोनों राज्यों ने संविधान बना नहीं लेते तब तक संविधान किससे चलेगा, देश किससे चलेगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। मतलब जब तक दोनों देशों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक देश का शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। इसके साथ ही 5वां बिंदु था भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की जाएगी। 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून भारत पर लागू नहीं हो सकता था। इस प्रकार स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हो गया। भारत को ब्रिटिश के नियंत्रण से मुक्ति मिल गई। भारत की स्वतंत्रता एक युग के आरंभ की सूचक थी। भारतीयों को अब अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना था। एक लंबी लड़ाई के बाद अंततः भारत को आज़ादी मिल गई। भले 2 देशों में देश का विभाजन हुआ हो, भारत और पाकिस्तान के रूप में, लेकिन आज़ादी का एक अपना महत्व होता है। जब तक आज़ाद भारत का अपना संविधान बनकर तैयार ना हो जाए तब तक यह निर्णय लिया गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार राज्य चलाया जाएगा, शासन किया जाएगा। आपको बता दूं कि भारत देश में 2 तरह के राज्य थे। एक वे राज्य जो अंग्रेजों के द्वारा शासित थे, एक वे राज्य जिनको रियासत कहते थे। इन रियासतों को यह बोला गया कि जिस भी रियासत को चाहे भारत में शामिल होना हो या पाकिस्तान में, यह उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा। चलिए हम आगे समझते हैं रियासतों के विलीनीकरण को। 14 और 15 अगस्त के जो बीच की आधी रात थी उसमें संविधान सभा की बैठक हुई और इस बैठक में भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक सदस्य के रूप में आज़ादी देने की बात कही गई, घोषणा की गई और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। देश की आज़ादी के बाद विभाजन की प्रक्रिया आरंभ होती है। चूँकि हिंदुस्तान राजा रजवाड़ों में भी बटा था और ब्रिटिशर्स के अधीन भी कुछ क्षेत्र थे। विभाजन की प्रक्रिया में जो ब्रिटिश सरकार ने 2 कमीशन नियुक्त किए थे, जिसमें पंजाब और बंगाल, चूँकि ये बहुत बड़े प्रांत थे, आधे पंजाब को पाकिस्तान में जाना था, आधे बंगाल को हिंदुस्तान में रहना था। तो इस तरह से कितने भाग को पाकिस्तान में भेजा जाए, रखा जाए और कितने बंगाल को हिंदुस्तान में रखा जाए, इस बात को लेकर के अलग अलग कमीशनों की नियुक्ति की गई। हालांकि
सीमा निर्धारण का काम बहुत ही कठिनाई भरा था और यह डिसाइड करना बहुत कठिन था कि किस क्षेत्र को किस अधिराज्य के साथ जोड़ा जाए। अंततः सर साइरिल रैडक्लिफ ने 18 अगस्त 1947 को विभाजन पर अपना निर्णय सुना दिया। चलिए हम उसे देखते हैं, समझते हैं। इस प्रकार विभाजन की योजना कार्यान्वित हो गई। रैडक्लिफ के निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र प्राप्त हुए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान तथा सिंध ने भी पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा बंगाल है। इस बंगाल में ये जो हिस्सा है, इस समय ये वाला हिस्सा, ये पश्चिम बंगाल कहा जाता है। ये पूर्वी बंगाल, ये पूरा पाकिस्तान में चला गया। ये पश्चिमी पंजाब चला गया। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत चले गए और ये बलूचिस्तान और सिंध ने अपना विलय पाकिस्तान में करना स्वतः स्वीकार कर लिया, जो बोला गया था उसके आधार पर। रियासतों के विलीनीकरण की जब बात आती है तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के प्रति सारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह जिस भी देश में शामिल होना चाहे सम्मिलित हो सकती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों के विलीनीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। पूरा भारत लगभग 550 से ज़्यादा देशी राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों का तो बंटवारा अंग्रेजों ने कर दिया, लेकिन जिन भागों पर राज्य रजवाड़ों के शासन थे उनके लिए अंग्रेजों ने यह शर्त लगा दी कि वे जिस भी देश में सम्मिलित होना चाहें हो सकते हैं, यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के ऊपर ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून लागू होने वाला नहीं था। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने देशी रियासतों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने की बात कही और ये कहा कि भारत की एकता, अखंडता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप सभी भारतीय अधिराज्य में अपने आप को समाहित कर दें। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ रजवाड़ों के द्वारा इसमें अड़ंगे लगाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति अपना समर्थन जताने को कहा, अपितु उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप भारतीय अधिराज्य में शामिल होते हैं तो आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपके व्यक्तिगत संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि देश में देशी रियासतों के विलीनीकरण की प्रक्रिया किस तरह से की गई। 15 अगस्त 1947 के पहले तक जूनागढ़, ये यहाँ पर आपको दिख रही है, हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर को छोड़कर सभी देशी रियासतों के जो नरेश थे उन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सहमति दे दी। केवल यही जो 4 थे, इन्होंने कुछ परेशानियां खड़ी की। आपको बता दूं कि ये जो पीले रंग में जितना भाग दिख रहा है इस पर अंग्रेजों का शासन था और जितना ये कत्थई या ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देशी रियासत थी। यहाँ पर अंग्रेजों की कुछ बातें लागू थीं, लेकिन ये रियासतें एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी थीं। इनमें से जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात कही। जूनागढ़ की जो जनता है वह तो भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहती थी, परंतु रियासत का जो नवाब था वह तैयार नहीं था। लेकिन वहाँ पे जनता ने आंदोलन किया, रियासत के राजा को मजबूर कर दिया, विवश कर दिया और इस प्रकार जूनागढ़ का जो राज्य था वह भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। आगे हम देखते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम ने क्या किया। हैदराबाद का निज़ाम भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार था ही नहीं। फिर उसके साथ सख्ती बरती गई और हैदराबाद की सेना और उसके राजा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया। उधर नवाब की हठधर्मिता के कारण भोपाल रियासत का जो विलीनीकरण था वो लेट हुआ 1949 में। अब बात आती कश्मीर की। कश्मीर के राजा अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे। वे ना भारत में सम्मिलित होना चाहते थे, ना पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। क्यों, इसके बारे में हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। परंतु जब कश्मीर पर कबायलियों ने आक्रमण कर दिए, कश्मीर की पोजीशन यहाँ थी, और जब इस पर कबायलियों ने हमले कर दिए तब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा कश्मीर ने भारतीय संघ में प्रवेश के अपने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता भेजकर कबायलियों से कश्मीर की रक्षा करने की प्रार्थना की। भारत ने भी सेना भेजकर कश्मीर की रक्षा की। इसी समय महाराजा ने एक अस्थायी संकटकालीन शासन की स्थापना की और शेख अब्दुल्ला, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। हालांकि आज़ाद कश्मीर नाम का एक संगठन नई सरकार के विरोध में था। उनकी सहानुभूति पाकिस्तान के प्रति थी। पाकिस्तान ने कबायलियों का पूर्ण समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष आरंभ हो गया। इस मामले को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद को सौंप दिया। उसके प्रयत्नों से जनवरी 1949 में युद्ध विराम हो गया और पाकिस्तान के प्रभाव में कश्मीर का 1/3 भाग और भारत के प्रभाव में 2/3 भाग रह गया, जिसको हम POK बोलते हैं, वह पाकिस्तान के पास रह गया। अंत में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भारतीय संघ के साथ रियासत के विलय को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वायसराय था और वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, उसने 15 अगस्त 1947 को देश की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी। अब भारतीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी कि रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करें। 4 रियासतों ने थोड़ी परेशानियां खड़ी की, लेकिन वे सब के सब अंततः भारतीय अधिराज्य में समाहित हो गईं। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अंततः भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष रंग लाया और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। अब बारी है इस आज़ादी के जश्न को मनाने की, इस देश के लिए कुछ अच्छा करने की। तो उसके लिए आपको एक अच्छा विद्यार्थी होना पड़ेगा। अच्छा विद्यार्थी होने के लिए आपको इन प्रश्नों को हल करना ही होगा। आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।